नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेनका। आज मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। लाइट थोड़ी सी कम कर लीजिए और सांसें ठीक से ले लीजिए, क्योंकि अब अंधेरा बोलने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हॉरर ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर के बाहरी इलाके में, जहां पुराने बरगद के पेड़ सड़क के दोनों ओर घनी छाया बनाते थे, रामनाथ अपनी पुरानी साइकिल पर धीरे धीरे पैडल मारता हुआ घर की ओर लौट रहा था। दिन भर की थकान उसके कंधों पर बोझ की तरह लटकी हुई थी। अक्टूबर की शाम थी। हवा में ठंडक का एहसास और दूर कहीं से आती धुएं की गंध उसे बेचैन कर रही थी। ये वही सड़क थी जिससे वो पिछले 15 सालों से गुजरता आ रहा था। हर पेड़, हर मोड़, हर गड्ढा उसे याद था, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे प्रकृति खुद किसी अनहोनी की आहट दे रही हो। जैसे ही वो मुख्य सड़क से गांव की ओर मुड़ने वाले मोड़ पर पहुंचा, दूर से तेज रोशनी की चमक दिखी। पहले तो उसे लगा कि कोई ट्रक आ रहा है, लेकिन फिर एक भयानक धमाके की आवाज गूंजी। धातु के टकराने, शीशे के टूटने और कुछ भारी चीज के जमीन पर गिरने की मिली-जुली आवाज। रामनाथ की सांसें तेज हो गईं। उसे साइकिल की गति धीमी की और सामने देखा। सड़क के बीचों बीच एक कार बुरी तरह पलटी हुई थी। कार का बोनट पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। दरवाजे अपनी जगह से उखड़े हुए थे। हेडलाइट्स टूट चुकी थी, लेकिन अभी भी टिमटिमा रही थी, जैसे मरते हुए जुगनू। हॉर्न लगातार बज रहा था, तेज कर्कश आवाज जो रात के सन्नाटे को चीरती जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, हॉर्न की आवाज कमजोर होती जा रही थी। पहले लगातार, फिर रुक रुक कर, और अंत में एक लंबी दर्द भरी आवाज के साथ बिल्कुल शांत हो गई। रामनाथ ने साइकिल रोकी और धीरे धीरे कार के पास जाने लगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। पास जाकर देखा तो उसकी सांसें फूलने लगी। ड्राइवर सीट की तरफ एक आदमी आधा कार के अंदर और आधा बाहर लटका हुआ था। उसके सिर में गहरा घाव था और खून की मोटी धार बह रही थी, जो अब जम चुकी थी। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी की कोई चमक नहीं थी। रामनाथ की नजर जमीन पर पड़े सामान पर गई। कार के दरवाजे के पास एक मोटा चमड़े का बटुआ पड़ा था, जिसमें से नोटों का गुच्छा दिख रहा था। उसके बगल में एक महंगा स्मार्टफोन भी था, जिसकी स्क्रीन चटकी हुई थी, लेकिन अभी भी उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। रामनाथ ने चारों ओर देखा। सड़क बिल्कुल वीरान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। बस पेड़ों की छाया में छुपे झींगुर अपना राग अलाप रहे थे। उसके मन में एक द्वंद्व शुरू हुआ। एक तरफ उसकी मानवीयता कह रही थी कि पुलिस को खबर करनी चाहिए। दूसरी तरफ लालच का शैतान फुसफुसा रहा था। घर में बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए थे। पत्नी सुधा का इलाज भी चल रहा था। तनख्वाह महीने के बीच में ही खत्म हो जाती थी, और यहाँ इतने सारे पैसे और महंगा फोन यूं ही पड़ा था। इस आदमी को अब इनकी जरूरत नहीं, उसने मन में सोचा। और अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई और ही उठा ले जाएगा। लालच ने अंततः जीत हासिल की। रामनाथ ने जल्दी जल्दी बटुआ और फोन उठाया और अपनी जेब में छुपा लिया। फिर बिना पीछे मुड़े साइकिल पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने बटुआ निकालकर देखा। उसमें हजारों रुपए के नोट थे, 500 और 2000 के नोट। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फोन भी नया और महंगा लग रहा था। आज सच में उसकी किस्मत खुल गई थी। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी।
अभी वो साइकिल चलाता जा रहा था कि अचानक दूर से फिर किसी कार के हॉर्न की आवाज आई। ये आवाज धीमी थी, लेकिन बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने कुछ देर पहले सुनी थी। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसे लगने लगा कि वो फिर से उसी दुर्घटना की जगह पहुंच रहा है। ये कैसे हो सकता है? वो तो पीछे छोड़ आया था, लेकिन सामने जो दृश्य दिख रहा था वो बिल्कुल वही था। वही पलटी हुई कार, वही टूटे शीशे, वही खून से लथपथ शव। रामनाथ की सांसें फूलने लगी। उसने आंखें मलकर देखा, लेकिन दृश्य वही था। ये कोई भ्रम नहीं था। वो वास्तव में फिर से उसी जगह पहुंच गया था जहां से शुरू हुआ था। हॉर्न की आवाज भी वैसी ही, पहले तेज, फिर धीमी और अंत में बिल्कुल शांत। अचानक झींगरों की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा और रामनाथ को होश आया। उसने जल्दी से अपनी जेब टटोली। बटुआ और फोन वैसे ही उसकी जेब में मौजूद थे। ये कोई सपना नहीं था। डर के मारे वो वहां एक पल भी नहीं रुका और तेजी से साइकिल चलाने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लगभग 200 मीटर जाने के बाद फिर से पीछे से कार के हॉर्न की आवाज आई, लेकिन इस बार ये आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई जिंदा आदमी अंदर बैठकर बजा रहा हो। रामनाथ और तेज पैडल मारने लगा। पसीना उसके माथे पर आ गया था। जब वो पीछे मुड़कर देखने लगा तो अचानक आगे से कुछ टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। कपड़े झाड़ते हुए उसने देखा कि वो किस चीज से टकराया था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सड़क बिल्कुल साफ और सपाट थी। फिर वो किससे टकराया था? ये सब कुछ उसकी समझ से परे था। परेशान होकर उसने साइकिल उठाई और फिर से चलने लगा। अभी कुछ ही दूर गया था कि जेब में रखा फोन बजने लगा। रामनाथ ने साइकिल रोकी और घबराते हुए फोन निकाला। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था। हेलो, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरा नाम देवदत्त है। उधर से एक भयानक गूंजती आवाज आई। 1 घंटे पहले मैं मर गया। प्लीज मेरी पत्नी को यह संदेश दे देना। रामनाथ के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसने तुरंत फोन बंद किया और सिम कार्ड निकालकर सड़क पर फेंक दिया। गहरी सांस लेकर वो फिर से आगे बढ़ा, लेकिन उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कुछ ही मिनट बाद उसका अपना फोन बजा। पहले तो उसे राहत मिली कि ये वो फोन नहीं है जो उसने उठाया था, बल्कि उसका अपना फोन है। उसने सोचा शायद घर से कोई कॉल हो। हेलो, उसने कहा। मेरा नाम देवदत्त है। वही आवाज फिर से आई। 1 घंटे पहले मैं मर गया। प्लीज मेरी पत्नी को यह संदेश दे देना। रामनाथ का गला सूख गया। ये उसका अपना फोन था, तो फिर इसमें यह आवाज कैसे आ रही थी? इस अजनबी को उसका नंबर कैसे मिला? डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। अब उसे एक और बात का एहसास हुआ। रोज वो ये रास्ता 15 मिनट में पार कर जाता था, लेकिन आज पिछले 1 घंटे से वो अभी भी आधे रास्ते में ही था। ये कैसे हो सकता है? जैसे जैसे वो घर के पास पहुंचता जा रहा था, वैसे वैसे उसे लग रहा था कि साइकिल के कैरियर पर कोई बैठा हुआ है। वजन बढ़ता जा रहा था, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बिना पीछे देखे तेजी से पैडल मारता रहा। आखिरकार घर पहुंचकर उसने साइकिल बाहर चेन से बांधी और राहत की सांस ली। दरवाजा खटखटाने पर उसकी पत्नी सुधा ने खोला। इतनी देर कहाँ हो गई? सुधा ने पूछा। मैं बहुत परेशान हो रही थी। कुछ नहीं, बस ट्रैफिक था। रामनाथ ने झूठ बोला। जल्दी खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। जब वो दरवाजा बंद कर रहा था तो उसे लगा कि बाहर कोई खड़ा है। झटके से दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराकर उसने दरवाजा बंद किया और हाथ मुंह धोने गया। खाना खाते समय उसका बेटा आकाश दौड़ता हुआ आया। पापा देखिए, रेडियो पर क्या आ रहा है? आकाश ने अपने हेडफोन उतारकर रामनाथ के कान में लगाए। मेरा नाम देवदत्त है। 1 घंटे पहले मैं मर गया। प्लीज मेरी पत्नी को यह संदेश दे देना।
रामनाथ ने खाना छोड़कर तुरंत घर से बाहर निकल गया। बाहर टहलने से उसे थोड़ी राहत मिली। जब वो वापस जाने को मुड़ा तो उसे अपनी साइकिल के पास कुछ आवाज सुनाई दी। दौड़कर वहां गया तो देखा कि साइकिल स्टैंड पर ही लगी है और चेन भी बंधी है, लेकिन लॉक खुला है और पैडल अपने आप घूम रहा है। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे कोई और आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो नजर सीधी अपने घर की खिड़की पर गई। वहां आकाश खड़ा था और उसके बगल में एक अजीब सी परछाई दिख रही थी। रामनाथ तुरंत घर के अंदर भागा और जोर से दरवाजा खोला। कौन था अंदर? वो चिल्लाते हुए बोला। तुमने किसे छुपाया है? झूठ मत बोलना। मैंने अपनी आंखों से आकाश के पास किसी आदमी को देखा है। सुधा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रामनाथ किसी की नहीं सुन रहा था। अचानक सुधा की आंखों में एक अजीब सा भाव आया और उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, वही था जिसका संदेश तुमने उसके घर वालों को नहीं दिया। रामनाथ का खून सूख गया। अगले ही पल सुधा ने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से कराहती हुई अंदर चली गई। रामनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो सुधा के पास गया और उसका सिर दबाने लगा। वो सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। पता नहीं कौन है जो मेरे पीछे पड़ गया है, वो मन में सोच रहा था। मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी चाहता है मुझसे ले ले। तभी सुधा ने फिर से उसी डरावनी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसका संदेश तुम उसकी पत्नी को नहीं दे रहे, और इस वक्त मैं तुम्हारी पत्नी के बगल में खड़ा हूं। रामनाथ से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बटुआ और मोबाइल उठाया और घर से बाहर भाग गया। उसे लगा कि अगर वो इन चीजों को वापस कर देगा तो शायद ये सब रुक जाएगा। साइकिल उठाकर वो वापस उसी सड़क की तरफ निकला। रास्ते में उसे पीछे से ट्रक आने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे देखा और साइड हो गया, लेकिन ट्रक की आवाज अजीब लग रही थी। जब ट्रक पास आया तो रामनाथ को लगा जैसे वो ट्रक उसके ऊपर से निकल गया हो। वो बुरी तरह गिर पड़ा, लेकिन जब उसने खुद को टटोला तो वो जिंदा था। ये सब उसकी समझ से परे था। तभी फोन फिर बजा। इस बार आवाज गुस्से से भरी हुई थी। मेरा नाम देवदत्त है। 2 घंटे पहले मैं मर गया। अब तुरंत मेरी पत्नी को संदेश दे दो, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रामनाथ ने कॉल लिस्ट चेक की। उसमें पत्नी नाम से एक नंबर सेव था। उसने डरते डरते फोन किया। हेलो, उधर से एक महिला की आवाज आई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवदत्त जी। रामनाथ की आवाज कांप रही थी। उधर से रोने की आवाज आई और फोन कट गया। अब रामनाथ सीधे उस जगह गया जहां से उसने बटुआ और फोन उठाया था। वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। उसने सुना कि पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे। ये कार दिल्ली के देवदत्त की है। लगता है कि किसी ने उसे मारकर गाड़ी चुराई थी। चोर गाड़ी लेकर भाग रहा था, तभी ट्रक से टक्कर हो गई। रामनाथ को सब कुछ समझ आ गया। उसने चुपचाप बटुआ और मोबाइल झाड़ियों में फेंक दिया और वापस घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर उसने सुधा और आकाश को सब कुछ बताया। सुधा ने उसे समझाया कि गलती हो गई है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। उस रात के बाद रामनाथ को कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन वो हमेशा याद रखता है कि कुछ आत्माएं तब तक चैन नहीं पाती जब तक उनका अंतिम संदेश उनके प्रियजनों तक नहीं पहुंच जाता, और कभी-कभी वे अपना संदेश पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आज भी जब रामनाथ उस सड़क से गुजरता है तो वो हमेशा रुककर 1 मिनट का मौन रखता है, उन सभी आत्माओं के लिए जो अभी भी अपने अंतिम संदेश का इंतजार कर रही हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही दिल को दहला देने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ।